Welcome to our channel Study Champs. If you are preparing for HS exam of WB boards, then please subscribe our channel because we are going to upload a chapter wise video of each subject here. ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप सिर्फ मेरे वीडियो को देखकर एग्जाम के लिए तैयारी नहीं कर सकते, आपको बुक खोलकर पढ़ना भी पड़ेगा। तो आप लोग प्लीज इस वीडियो को देखने के बाद बुक खोलकर एक बार रीड जरूर कर लें। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रोडक्शन चैप्टर, जिसका पहला कंसेप्ट है प्रोडक्शन फंक्शन, जो कि बिल्कुल सेम है डिमांड फंक्शन की तरह। ये हमें इनपुट्स और आउटपुट्स के बीच के मैथमेटिकल रिलेशन बताता है। अब आप लोग कहेंगे इनपुट क्या होता है? इनपुट होता है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है? वो होता है लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन। आपने 11 में पढ़ा होगा ये। अब देखिए, इस फंक्शन का एक मैथमेटिकल इक्वेशन भी है, जिसे हम लोग कहते हैं Q इज इक्वल टू फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। Q ये है आउटपुट, और ये जितना भी इनपुट है ये है, हम लोग फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन से डिनोट करेंगे, x1 x2 x3 x4, ये सारा इनपुट है। शॉर्ट रन का मतलब होता है कि वो समय जिसमें एक एंटरप्राइज अपने वेरिएबल फैक्टर यानी लेबर को चेंज कर सकता है, लेकिन फिक्स्ड फैक्टर जैसे कि कैपिटल, लैंड, उन चीज़ों को चेंज नहीं कर सकता। इसका मतलब शॉर्ट रन में फिक्स्ड फैक्टर एक चीज़ होता है जो कि कांस्टेंट रहेगा, जो कि चेंज नहीं होगा। शॉर्ट रन को जो ये फंक्शन है ना, मतलब कि शॉर्ट रन में कैसे आउटपुट निकलेगा, कैसे कितना हम लोग इनपुट डालेंगे यानी कितना लेबर लगाएंगे तो कितना आउटपुट निकलेगा, उसे जानने के लिए हम लोग एक लॉ समझेंगे, जो है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। हम लोग जानेंगे लॉन्ग रन क्या होता है। लॉन्ग रन का मतलब होता है वो समय जिसमें एक एंटरप्राइज अपने सारे फैक्टर को चेंज कर सकता है, यानी कैपिटल, लेबर, लैंड, ऑर्गेनाइजेशन सबको चेंज कर सकता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक लॉन्ग रन में फिक्स फैक्टर नामक कोई चीज़ ही नहीं होता। ठीक है, अगर लॉन्ग रन के वक्त हमने समझना है कि इनपुट कितना डालने से कितना आउटपुट निकलेगा, तो उसके लिए हम लोग एक लॉ समझते हैं, जो है लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल। दोनों ही लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन और लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा। उसको जानने से पहले हमें ये जानना जरूरी है कि टोटल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होता है। टोटल प्रोडक्ट क्या होता है? तो सारे वेरिएबल फैक्टर ने जो आउटपुट बनाया, यानी लेबर जितने भी है सब ने जो भी आउटपुट बनाया, जो भी कॉमोडिटी बनाया, उसको टोटल अगर हम लोग कर दे तो वो हो जाता है टोटल प्रोडक्ट। इसका फॉर्मूला क्या है निकालने के लिए? तो इसका फॉर्मूला है टोटल प्रोडक्ट इज इक्वल टू समीशन ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट। मार्जिनल प्रोडक्ट मैं आपको आगे बताऊंगा क्या होता है। चलिए जानते हैं एवरेज प्रोडक्ट क्या होता है। एक वेरिएबल फैक्टर यानी लेबर ने जितना आउटपुट बनाया है वो एवरेज प्रोडक्ट हुआ। फॉर्मूला से कैसे होता है? देखो, टोटल प्रोडक्ट डिवाइड बाय लेबर। जितना टोटल प्रोडक्ट है हमें उसे डिवाइड कर देना है नंबर ऑफ लेबर से, तो हमें ये मालूम पड़ जाएगा कि एक लेबर ने कितना बनाया है, और एक लेबर ने जितना बनाया होगा वो होगा हमारा एवरेज प्रोडक्ट। चलिए हम जानते हैं मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होता है। एक न्यू लेबर को प्रोडक्शन में ऐड करने से जो चेंज आता है टोटल प्रोडक्ट में, उसे हम लोग मार्जिनल प्रोडक्ट कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मेरा टोटल प्रोडक्शन था 100 यूनिट, मैंने एक लेबर लाया, न्यू लेबर था वो, उसको ऐड किया प्रोडक्शन में, तो 115 यूनिट हो गया मेरा टोटल प्रोडक्शन। इसका मतलब मेरा मार्जिनल प्रोडक्शन क्या होगा? जो चेंज हुआ टोटल प्रोडक्ट में, कितना चेंज हुआ? 15 यूनिट, तो 15 यूनिट मेरा मार्जिनल प्रोडक्ट हुआ। फॉर्मूला आप लोग यहाँ देख लीजिए, यही फॉर्मूला आप लोग अप्लाई करेंगे तो ऐसा आंसर आ। चलिए हम लोग बढ़ते हैं लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन की तरफ। इसे समझने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैं यहाँ पर टोटल प्रोडक्ट को टीपी, एवरेज प्रोडक्ट को एपी और मार्जिनल प्रोडक्ट को एमपी बोलूंगा। ठीक है, ये लॉ हमें क्या बताता है? तो ये हमें बताता है कि अगर हम लोग वेरिएबल फैक्टर को बढ़ाते गए ना, तो टोटल आउटपुट में क्या क्या चेंज आ सकता है। 3 स्टेजेस है इस लॉ के, यानी 3 तरह के चेंज आते हैं: इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर, डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर एंड नेगेटिव रिटर्न्स टू अ फैक्टर। ये लॉ हम कब पढ़ते हैं? ये हम लोग क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि हमें जानना है कि शॉर्ट रन में हम अगर लेबर बढ़ाएंगे तो टोटल प्रोडक्ट में क्या चेंज आएगा, टीपी में क्या चेंज आएगा। ठीक है, इसे समझने के लिए हमें एक चार्ट को समझना पड़ेगा, जो कि मैंने आप लोगों के दिया है। चलिए हम लोग चार्ट की तरफ नजर डालते हैं, तो वहां देख सकते हैं हम लोग के 5 कॉलम बना है, जो कि पहला है फिक्स्ड फैक्टर। क्योंकि देखिए हम लोग ये शॉर्ट रन में लॉ को पढ़ रहे हैं, तो एक फिक्स्ड फैक्टर तो होगा ही 100%। फिक्स्ड फैक्टर हमारा क्या है? 2 एकड़ ऑफ लैंड। दूसरा हमारा क्या है कॉलम में? यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर, वेरिएबल फैक्टर यानी लेबर। ठीक है, टोटल प्रोडक्ट दिया है, उसके बाद हमने मार्जिनल प्रोडक्ट दिया है, और रिमार्क दिया है। रिमार्क में मैं बताऊंगा कि आपको कौन सा स्टेज चल रहा है और वहां क्या क्या हो रहा है। तो चलिए हम लोग जानते हैं पहले 3 स्टेजेस में, पहले 3 जो वेरिएबल फैक्टर है 1 2 3, उस केस में आप अगर देखेंगे तो टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज कर रहा है। ठीक है,
लेकिन कैसे इंक्रीज कर रहा है? अगर आप देखेंगे पहले 6 से इंक्रीज किया, क्योंकि 4 से 10 हुआ, तो 6 से इंक्रीज किया, फिर 10 से 8 हुआ, फिर 8 पे इंक्रीज किया, मतलब 6 8 इंक्रीजिंग रिटर्न है। इंक्रीज तो हो रहा है, लेकिन हर बार इंक्रीज करने का जो रेट है वो ज्यादा। नेक्स्ट हम लोग जाएंगे कि डिमिनिशिंग रिटर्न के स्टेज में, जहां पे वेरिएबल फैक्टर है 4 5 6 7। वहां पे हो रहा क्या है कि टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज कर रहा है। देखिए 24 28 30 30 इंक्रीज हुआ है, लेकिन उसका रेट क्या है, कितने से इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो देखिए आप पहले 24 था, फिर 28 हुआ, यानी 4 से इंक्रीज किया, 4 यूनिट आउटपुट से वो इंक्रीज किया। फिर 28 से 30 हुआ, 2 से इंक्रीज, मतलब पहले 4 से इंक्रीज हुआ, फिर 2 से इंक्रीज हुआ। तो आप देख रहे हैं कि इंक्रीज तो हो रहा है, लेकिन आस्ते आस्ते कम हो जा रहा है। इंक्रीज का जो रेट है वो कम हो रहा है, यानी डिमिनिशिंग रिटर्न। अब एक लास्ट स्टेज में आपको बता दूं, जो स्टेज 3 है, जहां पर नेगेटिव रिटर्न होता है। जहां पर नेगेटिव रिटर्न होता है, इस चार्ट में आप देख सकते हैं लेबर 8 में। ठीक है, वहां पर टोटल प्रोडक्ट 30 था, वहां आते होते 28 हो गया। मतलब क्या, यानी कि मैंने एक लेबर को लाया, ठीक है, मेरा प्रोडक्शन बढ़ना चाहिए था, मेरा कम हो गया प्रोडक्शन। कितना से कम हुआ? 2 से, इसलिए मैंने यहाँ मार्जिनल प्रोडक्ट में -2 लिखा। तो 2 से कम हो गया, यानी नेगेटिव हुआ ना, नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा मेरे टोटल प्रोडक्ट में। तो यहाँ पर हमें कहना है कि ये नेगेटिव रिटर्न्स टू अ फैक्टर है, नेगेटिव स्टेज है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। हम लोग अब जान लेते हैं मार्जिनल प्रोडक्ट के हेल्प से कि कैसे स्टेज को हम लोग नाम दे सकते हैं। देखिए 4 6 8 इंक्रीज हो रहा है ना, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर। 6 4 2 डिक्रीज हो रहा है, डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर। -2 नेगेटिव हो गया, तो नेगेटिव रिटर्न्स टू अ फैक्टर। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं रिलेशन ऑफ एवरेज प्रोडक्ट एंड मार्जिनल प्रोडक्ट। अच्छा, इसे स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात बता दूं कि लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में मैंने जो चार्ट दिया था, उसके बिल्कुल अकॉर्डिंगली आपको ग्राफ बनाना है। जो मैंने दिया है बिल्कुल सेम टू सेम ग्राफ बना दिया, आपको बिल्कुल फुल मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं रिलेशन ऑफ एवरेज प्रोडक्ट एंड मार्जिनल प्रोडक्ट। सबसे पहला रिलेशन इसका, जब मार्जिनल प्रोडक्ट एवरेज प्रोडक्ट के ऊपर रहेगा ना, तो एवरेज प्रोडक्ट इंक्रीज करेगा। इसे इंग्लिश में हम कैसे बोलेंगे? when marginal product is greater than average product increases। फिर जब हम सेकेंड रिलेशन समझते हैं, जब मार्जिनल प्रोडक्ट एवरेज प्रोडक्ट के नीचे रहेगा तो एवरेज प्रोडक्ट डिक्रीज करेगा। ठीक है, इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? व्हेन मार्जिनल प्रोडक्ट इज लेसर देन एवरेज प्रोडक्ट डिक्रीजेस। फिर हम लोग थर्ड में जाते हैं, उसमें देखते हैं हम लोग कि मार्जिनल प्रोडक्ट और एवरेज प्रोडक्ट जब बराबर होता है ना, तब एवरेज प्रोडक्ट मैक्सिमम होता है। और फोर्थ में हमें क्या कि जब मार्जिनल प्रोडक्ट नेगेटिव हो जाता है तो एवरेज प्रोडक्ट पॉजिटिव ही रहेगा, यानी कि एक्स एक्सिस के ऊपर ही रहेगा। ठीक है, इसको समझने के लिए मैं सबसे इजी एग्जांपल अगर आपको दूं, जो आपको बिल्कुल याद हो जाए, तो वो है कि हम लोग समझ लेते हैं एपी को आम आदमी और एमपी को मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, जब तक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का हाथ आम आदमी के ऊपर रहेगा, आम आदमी इंक्रीज करेगा। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा, जब तक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का हाथ आम आदमी के नीचे रहेगा, यानी कि वो हाँ उसको सपोर्ट नहीं करेगा, तो आम आदमी डिक्रीज करेगा। ठीक है, हो गया एक। पॉइंट नंबर 3, वो क्या है? जब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और आम आदमी दोनों एक साथ रहेंगे तो आम आदमी बिल्कुल मैक्सिमम पे होगा, और उसके बाद जब एमपी नीचे जाएगा तो आम आदमी डिक्रीज करेगा, जो कि पॉइंट 2 था। और 4 में हम लोग जाने हैं कि आम आदमी जो है वो कभी जेल में नहीं जा सकता, लेकिन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट घापला करता है तो जेल में जा सकता है। ऐसा करके आप 4 पॉइंट समझ सकते हैं। अगर आपको नहीं समझ आ रहा है ऐसे, तो आप नॉर्मल याद कर लीजिए। चलिए हम लोग जानते हैं लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल, जो कि हमें बताता है कि लॉन्ग रन में टोटल आउटपुट कैसे चेंज होता है वेरिएबल फैक्टर के चेंज होने पर। ठीक है, लॉन्ग रन में फिक्स फैक्टर नहीं होता, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया, सिर्फ वेरिएबल फैक्टर ही होता है। तो इसलिए ये लॉ हमें बताता है कि अगर हम सारे वेरिएबल फैक्टर को सेम प्रपोर्शन में चेंज करेंगे तो टोटल आउटपुट में क्या क्या चेंज आ सकता है। इसमें भी 3 स्टेजेस हैं, यानी 3 तरह के चेंज आ सकते हैं: इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल एंड डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू स्केल। सबसे पहला जो स्टेज है वो है इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। इसमें क्या होता है कि हम जितना इनपुट डालते हैं उससे ज़्यादा आउटपुट निकलता है, तो इसलिए इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल बोलते हैं। दूसरा है कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल। हमने जितना इनपुट डाला सेम आउटपुट निकला, मतलब जितना इनपुट डाला उतना ही प्रपोर्शन में आउटपुट भी निकला है।
मतलब मेरा आउटपुट भी वही प्रोड्यूस हुआ। इसका मतलब इस ये हो गया कांस्टेंट, बिल्कुल बराबर है कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल। आखिरी है डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू स्केल। इसमें क्या होता है ना कि हम जितना आउट इनपुट डालते हैं उससे कम आउटपुट आता है, तो इसलिए हम इसे डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू स्केल कहते हैं।